आधा आकाश हमारा सुनने वाले सभी श्रोताओं को काजल का प्यार भरा नमस्कार। हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे शिक्षित हों, अच्छा करियर चुने और आजीविका के अच्छे साधन उनको मिले। आजीविका के संदर्भ में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्या महत्व है, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक गदिया जी, जो जाने माने शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं, लेखक हैं, चेयरमैन मेवाड़ यूनिवर्सिटी एंड मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। डॉक्टर अशोक गदिया जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हर स्टूडेंट की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसके सामने कई सारे विकल्प होते हैं, 12th के बाद खास तौर पे, कि मैं कौन सी स्ट्रीम में जाऊं, मैं आर्ट्स लूं, मैं मेडिकल लूं, मैं अकाउंट्स लूं, या मैं उसके बाद सीए करूं, आईएएस करूं, आईसीडब्ल्यूए करूं, क्या करूं। तो ये भी कई बार होता है कि बच्चे की चाहत कुछ और होती है और माता पिता चाहते हैं कि वो कुछ और करे। आप क्या कहेंगे, एज ए शिक्षाविद क्या कहना चाहेंगे इस पे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपकी जानकारी में देना चाह रहा हूँ कि अब नई शिक्षा नीति लागू हो गई जी। है, एनईपी 2020, हम्म। और उसमें कई चीज़ों के उत्तर दिए गए हैं। जी जी। आपने ये जो किया है ना, कि ये स्वाभाविक रूप से होता है कि बच्चा चाहता है मैं क्या करूं, जी जी। और माँ बाप चाहते हैं कि वो ये करे, वो जी इंजीनियरिंग करे या मेडिकल करे जी। या वो कोई और ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करे। जी बच्चा चाहता है कि मैं आर्ट्स में जाना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग में जाना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक में जाना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में जाना जी। चाहता हूँ। तो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने ये छूट दी है, यूजीसी ने भी ये छूट दी है कि बच्चा एट ए टाइम 2 कोर्स कर सकता है। जी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एक वो कोर्स करो जो माँ बाप चाहते हैं, और एक वो करो जो अपने दिल का हो। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात जी आपने कही, जी। वाकई वाकई। तो अब इसमें बच्चा 2 कोर्स एट ए टाइम कर सकता है, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, जैसा आपने कहा, कि रोजगार। हम्म। तो अभी आजकल क्या हो गया है कि हर बच्चा अब इस कोशिश में है, और हर इंस्टीट्यूशन इस कोशिश में है, समाज पूरा इस कोशिश में है कि बच्चा 12th के बाद अब अर्न बाय लर्न, जी यानी कि बिल्कुल। कुछ करता रहे, कुछ प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज भी करे, हम्म। और उससे कुछ कमाता भी रहे और अपने एजुकेशन को सपोर्ट भी करता रहे। जी बिल्कुल। तो ये अब संभव हो गया है। जी, तो अभी हम जैसे डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में, तो मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी और जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं वो भी यही जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये एक जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। हम्म। अब ये देखिए आप, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि स्कूल शिक्षा में हम्म। कक्षा 6 से कंप्यूटर कंपलसरी हो गया है। जी यानी कि 12वीं क्लास तक जी। बच्चे को 3 भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। क्या बात। एक उसकी अपनी मदर टंग, जी एक उसको किसी और स्टेट की भाषा, भारत की, जी। और तीसरी कोई विदेशी भाषा, जिसमें जी अंग्रेजी हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, इटालियन हो सकती है, कोई और दूसरी हो सकती है। तो यानी कि 12वीं क्लास तक वो 3 भाषाओं में प्रवीण हो जाएगा। कक्षा 9 से उसको एक वोकेशनल कोर्स करना पड़ेगा जरूरी। तो यानी कि 12th तक वो 1 2 3 जितना मर्जी चाहे वो वोकेशनल कोर्स भी कर सकता है। सक्षम हो जाएगा। तो वो एक तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 12th के बाद बच्चा इस स्थिति में हो जाएगा कि अपनी आगे की हायर एजुकेशन का खर्चा खुद निकाले। क्या बात है, तो बहुत ये एक खूबसूरत। नई शिक्षा नीति में ये सब चीजें जोड़ी गई है, और ये लागू हो रही है। और अब ये नहीं कि कुछ ही स्कूलों में, हम्म। ये भारत के संपूर्ण सभी स्कूलों में ये सब लागू होगा। ये जी बहुत अच्छी बात है। ये आपने डॉक्टर साहब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है और जी। जो पुराने कोर्सेज हैं उनको नए स्वरूप में डालकर उसे और अच्छा बनाने के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो शिक्षा का जो बदलता आयाम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले शिक्षा सिर्फ डिग्री लेने मात्र का था। जी अब शिक्षा के बहुत आयाम बदल रहे जी। हैं। अब शिक्षा शिक्षा के साथ साथ कई चीजें जुड़ रही है, कि एक तो वो डिग्री तो वो ले ही रहा है, साथ में वो वोकेशनल एजुकेशन कर रहा है, साथ में वो लैंग्वेज कोर्सेज कर रहा है, जी और वो अपनी इच्छा का कोई ना कोई एक कोर्स भी कर रहा है। जी। तो एक तरीके से संपूर्ण विकास अब संभव हो पाया। जी और अब शिक्षा सिर्फ देश तक सीमित नहीं रही है, शिक्षा विदेशों तक चली गई है। आज आप एक यूनिवर्सिटी का कोर्स एक जगह कर रहे हो, दूसरी यूनिवर्सिटी का कोर्स साइमल्टेनियसली किसी विदेश की यूनिवर्सिटी से भी कर बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल। तो अब शिक्षा का मायने बहुत बदल गया है। जी। और शिक्षा निश्चित रूप से बच्चे का सर्वांगीण विकास के साथ साथ उसमें आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, और साथ ही साथ अभी अपने देश का जो साहित्य है, संस्कृति है, जी इतिहास है, जी। महापुरुष है, उसकी भी जानकारी उसको बराबर हो रही है। जी, ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि अपनी संस्कृति के बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी हासिल हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और शिक्षा और आजीविका के लिए विदेश जाने का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। तो आपके विचार से इस बारे में मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि शिक्षा का स्वरूप कैसा हो कि बच्चे अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। ये तो हम सबके दिल की बात है, जी और हमारी पीढ़ी तो यही चाहती है कि बच्चा देश में रहे, विदेश में रहे, जी
यहाँ पढ़े वहाँ पढ़े, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बाहर से यानी कि दिमागी रूप से वो सारी विधाएं प्राप्त करे, जी। सारी एजुकेशन ले, सारी लैंग्वेज सीखे, लेकिन दिल से वो हिंदुस्तानी रहे। क्या बात, वाह। और अंदर उसका जो है संस्कार, भारतीय संस्कृति, अपने रीति रिवाज, उस पर उसको स्वाभिमान हो, और ये सब चीजें भी वो सीखे, जी ताकि वो दुनिया में कहीं कंपटीशन में पीछे ना रहे। जी। मैं तो कहता हूँ कि अंग्रेजी बोले तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोले, और जब हिंदी बोले तो अपनी मातृभाषा बोले, और अपनी स्टेट की भी, अपनी कल्चर की भी भाषा को हमेशा उस पर वो गर्व करे। सिर्फ भाषाओं पर भी नहीं, पूरी संस्कृति, वहाँ की जो नाट्य है, वहाँ की जो डांसेस हैं, जी। गीत है, उन सब को भी हमें बच्चों में डालना है। और जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक हम विश्व गुरु कैसे बने। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं और मेवाड़ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज के आप चेयरमैन हैं, तो आप इस दिशा में किस तरह से कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें हमने लेटेस्ट, जैसे इंजीनियरिंग पूरा है, पैरामेडिकल पूरा है, जी। नर्सिंग है, मतलब आधुनिक से आधुनिक कोर्स, कंप्यूटर साइंस पूरा जी है, वो हमने जी डाला। पर साथ के साथ हमने फाइन आर्ट, ड्रामा, जी म्यूजिक, जी। योगा, एस्ट्रोलॉजी, अरे ये वाह। डिपार्टमेंट भी हमने वाह। साथ के साथ खोले हैं। और हर बच्चे को हम ये कहते हैं कि भाई एक कोर्स ये करो जो आज की शिक्षा का है, और एक कोर्स ये वाला कर लो, जिससे कि आप अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़े रहो, और इनके माध्यम से आप थोड़ा बहुत कुछ कमाना भी सीखो, आजीविका पे का जोर दे सकते हैं। आपने वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के समुचित संसाधन उपलब्ध कराए हैं, और ये मैंने खुद देखा है। और ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई बच्चा आर्थिक स्तर से जूझ रहा है और वो शिक्षा हासिल करना चाहता है, आप क्या कहेंगे इस बारे ये में? टाइम बहुत बदल गया है। आपको आश्चर्य होगा सुन के कि अभी तक अपनी यूनिवर्सिटी में लगभग 3,000 से ज्यादा बच्चे कश्मीर के जी। बिना किसी फीस दिए पढ़े हैं। और वो सिर्फ बीए एमए नहीं किया, उन्होंने इंजीनियरिंग किया, उन्होंने मैनेजमेंट किया, कंप्यूटर साइंस किया, लॉ किया, पैरामेडिकल किया, क्या बात। और वाह। आज पूरे विश्व में वो फैल गए हैं। और इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लगभग 2,000 बच्चे, छत्तीसगढ़, झारखंड जो माओवादी एरिया है वहां से लगभग 2,000 बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। अभी सारी इंस्टीट्यूशन और पूरी भारत सरकार और सभी राज्यों का ये पूरा का पूरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से बच्चा अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसको शिक्षा से वंचित ना किया जाए। ऐसी कई सारी स्कीमें हैं भारत सरकार की, जिसके माध्यम से बच्चा पढ़ सकता है, और नहीं तो लोन लेके पढ़ सकता है। कि आज पैसे की कमी की वजह से शिक्षा से वंचित कोई नहीं रहेगा। ये सिर्फ जागरूकता की बात है। बच्चा आगे आए, यूनिवर्सिटीज को संपर्क करे। लेकिन आपने जो इतनी अच्छी बात कही कि आपके यहाँ 3,000 बच्चे बिना फीस दिए, ये वाकई अपने आप में एक बहुत अभी भी बड़ी बात 600 है। बच्चा पढ़ रहा है, उसमें आधा पैसा उसका इंडियन आर्मी दे रही है। कश्मीर का 600 बच्चा पढ़ रहा है, बॉर्डर एरिया का गरीब घरों का बच्चा है। आधा पैसा आर्मी दे रही है, आधा पैसा यूनिवर्सिटी दे रही है, और वो बच्चा पढ़ रहा है। तो आप किस तरह से ऐसे बच्चों को चुनते हैं? गांव गांव जाते हैं, बच्चों की करियर काउंसलिंग करते हैं, उनके माँ बाप से मिलते हैं, और उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, इन 3,000 बच्चों में लगभग 700-800 तो लड़कियां थी क्या बात, वाह। जो पढ़ के गई हैं। और आज दूर बिल्कुल दराज एरिया दूर, से। बिल्कुल गाँव से, गरीब घरों से एकदम, और आज वो कमाल कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी और बात अभी है। मैं आपको और एक और जानकारी जी दूं जी। कि देखिए, 2 संस्थाएं पूरे देश में जबरदस्त काम कर रही है। एक एनसीवीईटी, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा काम कर रही है, जो अब आजकल यूजीसी के साथ मिलकर और एनईपी के तहत हर इंस्टीट्यूशन में ये इंश्योर कर रही है कि वोकेशनल कोर्स स्टार्ट किए जाए और छोटे छोटे कोर्स बच्चों को करा दिए जाए, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बने। दूसरा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी, ये हर एक स्टेट्स की काउंसिल्स के माध्यम से दे गाँव में, स्कूलों तक में अब स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज स्टार्ट हो गए। और हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिस होता है, वहाँ पे एक प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसमें स्टार्टअप के लिए जो नौजवान आता है पास करके, अगर वो स्टार्टअप करना चाहता है तो उसकी पूरी सुविधा दी जाती है, उसको लोन दिलाया जाता है, और वो किसी तरीके से अपने गाँव में रहते हुए, अपने माँ बाप की सेवा करते हुए कुछ न कुछ नया काम प्रारंभ कर सकते। आपने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही अभी कि आपने जितने भी स्टूडेंट्स लिए उनमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना, खासतौर पे दूर दराज एरियाज की बात करें जहाँ पे अभी भी बालिका शिक्षा की अगर हम बात करें तो वो बहुत, उसके आंकड़े बहुत ज्यादा नजर नहीं आते, तो आप क्या कहेंगे, आप किस तरह से आपने उनको प्रोत्साहित किया, खासतौर पे कन्याओं को, लड़कियों को मोटिवेट किया, उनके माँ बाप से मिले, उनको आश्वस्त किया कि आपकी बच्ची सुरक्षित है और आप बच्ची को पढ़ाइए। कश्मीर के रूरल एरिया का कल्पना करिए, एक मास्टर जी हैं वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, वो अनंतनाग के पास एक छोटे से गाँव के रहने वाले हैं।
तो उन्होंने कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों को मैंने पढ़ाया है, और अगर मेरी और बेटी होती तो मैं और भेज वाह, देता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ थोड़ा सा एक अलग सा सवाल मैं जानना चाहूंगी आपसे, आप क्योंकि एक विशेषज्ञ है इस मामले में। बालिका शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, बालिका शिक्षा कितनी जरूरी है कि एक बालिका अपने आप को सुरक्षित कर सके? देखिए, हम महिला सशक्तिकरण की बात जी करते हैं, जी महिलाओं के अधिकारों की बात करते जी। हैं, तमाम बातें होती है, बड़ी बिल्कुल बड़ी सेमिनार्स होती हैं, बड़े कानून पास होते हैं। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि ये सब चीजें कागजों में रह जाती जी हैं। अगर उसको महिला सशक्तिकरण को व्यवहार रूप में लाना है तो बच्चियों को आप एजुकेट करो। और ये बात मुझे 2003 में समझ में आ गई। 2003 में हमने एक वुमेन्स कॉलेज बनाया अरे वाह। चित्तौड़गढ़ में, जिसमें आज 1000 लड़कियां पढ़ रही है, सब गाँव से हैं, और 250 बच्चियां हॉस्टल में रहती है। बहुत कम फीस में हमने गरीब घरों से, गाँव से बच्चियां लेके आए हम्म। और उनको पढ़ा रहे हैं, आज तक चल रहा है वो। और जब बच्चियां वो पढ़ गई, और हर डिग्री कोर्स के साथ हमने उस वो जमाने में 2003 में भी स्किल डेवलपमेंट कंपलसरी किया वाह। कि बच्ची को पढ़ाना ही नहीं, रोजगार। उसके हाथ में एक हुनर देना है। तो वो पढ़ी, और पढ़ने के बाद उन्होंने अपने घरों में काम शुरू कर दिए और वो इंडिपेंडेंट हो गई। मैं तो ये कहता हूँ कि महिलाओं का विकास करना है, बच्चियों का विकास करना है, तो सिर्फ उन्हें पढ़ा दो और उन्हें आत्मनिर्भर कर दो। ये कानून तो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन समाज में परिवर्तन आ जाएगा। और एक बिल्कुल। बच्ची पढ़ी तो उसने कम से कम 2 परिवार तो ठीक किए। वाह, क्या बात है, क्या बात डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत बात कही आपने और बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई में बच्चे बहुत एवरेज होते हैं, उनके मार्क्स वगैरह भी कम आते हैं, तो एवरेज मार्क्स लेने वाले बच्चों के लिए, छात्रों के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हमारे पास जितने बच्चे आते हैं सब एवरेज मार्क्स के ही आते हैं। हैं? जी देखिए, जी बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी रहती है। वो ठीक है, मैथ्स में नंबर कम ला रहा है, जी इंग्लिश में नंबर कम ला रहा है, जी जी लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, जी आर्ट में अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है। तो हमें क्या करना होता है, ये टीचर्स का काम होता है जी। कि उसका टैलेंट टेस्ट करे, हम्म। उसको बिना बताए उसका देखे कि इसकी रुचि किस में है, ये किस में मन लगाकर ज्यादा काम करता है। तो आजकल तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, हम्म। तो बीए कर ले और बीए के साथ साथ एक डिप्लोमा कोई ऐसा कर ले जो उसके मन का है, एक काम में महारत हासिल कर लेगा। काम कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, वाकई वाकई। काम को करने का तरीका उसको छोटा और बड़ा बनाता है। बिल्कुल। अगर वो अच्छे से कोई काम करता है, सपोज करो वो एक सैलून की दुकान ही करता है जी। और एक अच्छा सा नाई बन गया, हम्म। तो लाइन उसके यहाँ पे भी लगेगी। क्या अच्छा बात। टेलर बन गया तो उसके यहाँ नहीं लगेगी। अच्छा म्यूजिक करता है तो उसके यहाँ उसकी बड़ी डिमांड हो जाएगी। कहाँ डिमांड नहीं है मुझे बताओ, एक्सीलेंस होना चाहिए। अच्छा कुक बन गया, शेफ बन गया, तब बिल्कुल भी डिमांड है। कहाँ बिल्कुल नहीं है मुझे बताइए। बिल्कुल और फिर वो अपनी मनमर्जी पैसे ले लेगा। बिल्कुल। हैं हुनर का तो होना बहुत जरूरी है आपके। हुनर हो हाँ। जाए और उसका इंटरेस्ट टेस्ट करो कि नहीं, बच्चे की जो प्रतिभा को देखकर हम्म। उसका विकास किया जाना चाहिए। जी। तो ये जो मार्कशीट के नंबर है ये नहीं काउंट करते। आप कितने नंबर लाए उससे क्या फर्क पड़ता है, आपने जिंदगी में कितने कामयाब हुए उस पर फर्क पड़ता है। वाकई डॉक्टर साहब बहुत ही खूबसूरत बात कर रहे हैं और इतनी इंस्पिरेशनल बातें कर रहे हैं जो जी लोग हमें इस वक्त सुन रहे होंगे। तो कई बार ये भी देखा गया है कि 10th या 12th करने के बाद किसी कारणवश बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन बाद में भी वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रास्ते होंगे, क्या बहुत अच्छा काम हो गया। अब आजकल ओपन एंट्री ओपन एग्जिट सिस्टम हो जी गया कि जी जी 10वीं 12वीं के बाद, मान लिया 10वीं के बाद पढ़ाई छूट गई, घर में कुछ मजबूरी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई काम लग गया, काम लगने के बाद उसको लगा कि अब मैं एजुकेशन करना चाहूँ, फिर आ जाए, फिर एजुकेशन कर दे, फिर कोई काम लग गया, फिर चला जाए। आजकल क्रेडिट सिस्टम है, जब उठो तब सवेरा है, सवेरा होता है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। अब मैं ना आपकी किताबों के बारे में यहाँ जरूर बात करना जी चाहूंगी कि जितने भी हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जी जो जी। आपकी लेटेस्ट किताब है और जो आपकी बाकी किताबें हैं जो आपने लिखी हुई हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, एक किताब मैंने अभी लिखी कश्मीर पर। जी जो कश्मीर पे मेरी किताब है उसमें मेरा कश्मीर में जो काम है, जी। मैंने 12-13 से वहाँ काम करना शुरू किया, तो अब 23 हो गया, 10 किस साल तरह का काम? ये नहीं कि ये जो बच्चों को लाना, उनको पढ़ाना, गांव गांव जाना और उनके उनके माँ बापों के बीच में बैठना, उनके घरों में रुकना। ये अपने आप में एक बहुत कठिन काम है, ये हाँ, आपने कैसे किया? ये मैं गांव गांव में गया और मैं लगभग कश्मीर में 200 चक्कर मैंने लगाए, और मैंने कभी होटल में नहीं रुका, अपने बच्चों के घरों में ही रुका, उन्हीं के घर खाना खाया। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और मैं जब वहाँ रहता था तो वो सब लोग वेजिटेरियन खाना खिलाते थे और वो खुद भी वेजिटेरियन खाना खाते थे और सब एक साथ बैठकर खाते थे। वाह। इससे मेरा उनसे कनेक्ट बना, जी और कनेक्ट करने के बाद पहले एजुकेशन, फिर सोसाइटी, फिर कुछ पॉलिटिक्स, हम्म। फिर कश्मीर, सब डिस्कस हुआ। जी। और कैसा मेरा उनसे अनुभव हुआ, कैसी बातचीत हुई, वो मैंने सारी उस किताब में और लिखी। आपका मुख्य जो लक्ष्य था वो था कि बच्चों को या उनको बच्चियों को मेन खास स्ट्रीम में तौर पे लाना, उनको मेन स्ट्रीम में मेन लाना स्ट्रीम में पढ़ाई के जरिए। पढ़ाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको नौकरी दिलवाना या उनका कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करवाना। जी और वो काम में मैं ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से जी बिल्कुल, सफल
सफल बहुत हुआ। सफलता मिली है। और उसके बाद पूरे कश्मीर का मैंने लगभग 2000 साल का इतिहास लिखा। अरे वाह! तो वो पुस्तक है क्या नाम है किताब मेरे का? अनुभव और इतिहास के झरोखे से कश्मीर। वाह! मेरे अनुभव और इतिहास के हाँ, झरोखे से कश्मीर। कश्मीर, क्या बात! ये मैंने एक लिखी। क्या बात! दूसरी मेरी एक पुस्तक जो है वो है सफलता के रहस्य, जी, जो मेरे जीवन के अनुभव है। मैं सन 1986 से काम पे हूँ। जी, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, हूँ। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने एजुकेशन पे काम शुरू किया। सीए अभी भी हूँ मैं, मतलब सीए की प्रैक्टिस करता हूँ और आप साथ में। अभी भी सीए की प्रैक्टिस करते हैं? जी जी, अरे वाह! और मेरा अपना ऑफिस है। पढ़ाई के और लिए ये भी एक लक्ष्य की तरह उसको लेकर हाँ, चल रहे ये हैं। मेरा जुनून है। अरे वाह! हाँ, तो एजुकेशन का तो मैं करता हूँ। तो जो व्यवहारिक समस्याएं मुझे आई, जी, जी, आई बिलोंग्स टू ए वेरी स्मॉल विलेज जी, फ्रॉम ए वेरी हम्बल फैमिली। जी, तो वहाँ से लेके दिल्ली तक का सफ़र और दिल्ली के बाद इतना सब कुछ काम, ये सब में जो मुझे व्यक्तिगत परेशानियां आई और उसका सॉल्यूशन कैसे निकला, उस सब पर एक मैंने किताब लिखी, सफलता का रहस्य। जी, वो मेरे जीवन के अनुभवों का संकलन है। जी, और वो मैं बच्चों को डेडिकेट किया कि भी इसको पढ़ो। क्या बात! बहुत ही सरल भाषा में, वो जी, लगभग 150 पेज की किताब है। तो वो लिखी। एक मैंने महाराणा प्रताप पर लिखी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ से। चित्तौड़ से, जी, क्योंकि मैं वहाँ का हूँ। जी, तो महाराणा प्रताप पे लिखी। एक मैंने सुबह जल्दी उठकर जो कुछ मेरे मन में आता है, कभी कुछ चीज़ को लेके मैं उद्वेलित होता हूँ, कुछ दुखी होता हूँ, खुश होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो वो सब कुछ मैंने लिखा। तो वो एक कविता संग्रह बन गया। अरे वाह! भोर की रश्मियाँ करके कविता संग्रह हुआ। और एक मैंने किताब लिखी, मेरी क्रांतिकारी योजना, स्वामी विवेकानंद पर। जी, तो स्वामी विवेकानंद ने जो यूथ के बारे में बोला है, हुँ, उस पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी। जी। और एक किताब मैंने लिखी कि बस बहुत हो चुका सब जो कुछ। आपकी लेटेस्ट किताब है वो कश्मीर पे जो आपने जी जो जी, वहाँ के गवर्नर साहब ने रिलीज उसको किया रिलीज उसको किया मनोज था। सिन्हा जी ने, जी, जी, यहीं पे हिंदी भवन में जी, उसको रिलीज किया था। जी, वो बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत डिमांड में है। जी, मैं आपको उसकी कॉपी जी, भेजूंगा। ज़रूर। चलते चलते मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि शिक्षा और आजीविका के संदर्भ में जो छात्र छात्राएं जो महिलाएं हमें सुन रही हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ जो मौका मिलता है, जी, आप शिक्षित होइए। और जो भी विधा आपको अच्छी लगती है उसमें आप शिक्षित होइए। जी, और उसमें एक्सीलेंस, उसमें एक्सपर्टनेस हासिल करिए। जी, काम कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। काम को करने का तरीका आपको छोटा और बड़ा बनाता है। और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। क्या बात! बहुत खूबसूरत बात कही। डॉक्टर अशोक गदिया जी, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और थैंक यू। आपने इतनी अच्छी बातें हमसे की, इतनी अच्छी जानकारी दी आपने आजीविका के संदर्भ में, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का महत्व इस बारे में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।